ईशानी का बॉयफ्रेंड मंगेश काव्या और ईशानी से बात कर ही रहा होता है। और काव्या दीदी, सब ठीक ना? हाँ मंगेश, तुम बताओ। एकदम फर्स्ट क्लास। अपन को क्या होने वाला है? अपन टेंशन लेता नहीं है, देता है। क्या? वो तो है, क्योंकि टेंशन तो तुम मेरी छोटी बहन को भी बहुत देते हो। अरे जरा प्यार से रहा करो, ये बेचारी तो तुमसे बहुत प्यार करती है। अरे सॉरी ना, क्या तू भी इशू? अरे तेरा ये मंग्या भी तेरे से बहुत प्यार करता है, काय को टेंशन लेती है तू? झूठ मत बोल मंग्या, और ज्यादा बन मत। मैं सब जानती हूँ कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। अरे हर 2 दिन में मेरा दिल दुखाता रहता है तू। अरे बाबा, अब मैं कान पकड़ लूं क्या अपने, या फिर उठक बैठक करूं 100 बार? तू जो बोलेगी अपन वो करेगा। बोल जल्दी। बस, कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। उतने में काव्या की नजर घर के दरवाजे पर जाती है। अरे बाप रे, वो देखो, माँ और रितु यहीं पर आ रही है। क्या? अल्लाह, चल में कल्टी मारता है। लव यू, ध्यान रखना अपना। हाँ मंग्या, लव यू टू बाबू, तू भी अपना ध्यान रखना। फिर मंगेश वहां से फौरन नोतो क्यारा हो जाता है, जिसके बाद चंदा और रितु वहां पर पहुंच जाते हैं। इतनी रात को तू मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई है बहू? क्योंकि ये दोनों बाहर आई है? अरे नहीं माँ जी, बात कुछ और है। मैंने अपने कमरे की खिड़की से देखा था कि ये दोनों मंगेश से बात कर रही थी। वो यहाँ पर हमारे मोहल्ले में अपनी बाइक पर आया था। क्या? आप तो कुछ भी बोल रही हो भाभी। मुझसे यहाँ पर मिलने कोई नहीं आया था। अरे मैं और दी तो बस वॉक करने आए थे बाहर। काव्या दी, आप ही बताओ इन्हें अब। हाँ रितु, हम तो यहाँ पर बस वॉक करने आए थे। लेकिन तुम झूठ क्यों बोल रही हो? बस कीजिए काव्या दी, झूठ मैं नहीं बोल रही, बल्कि आप दोनों बोल रही हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है। माँ जी, मैंने कहा था ना, उस दिन भी ईशानी के कमरे से वो लेटर मिला था। उस पर इसने अपने बॉयफ्रेंड का नाम भी लिखा था, और वो उसे मंग्या कहकर पुकारती है। और वो लेटर तो उसने उसी दिन फाड़ कर फेंक दिया था, और ऊपर से मुझे झूठा ठहराया। और आज भी ये दोनों वही कर रही है। बस कीजिए भाभी। अरे उस दिन तो मैं अकेली थी, लेकिन आज तो मेरे साथ दी भी है। तो काव्या दी झूठ क्यों बोलेगी? क्योंकि काव्या दी तुम्हारी बहन है, और वो तुम्हें इन सब में साथ देकर बहुत गलत काम कर रही है। अरे वो लड़का तो दिखने में एकदम गुंडे जैसा है। माँ जी, मैं निहार की कसम खाकर कहती हूँ, आप चाहो तो मैं मेरी माँ की कसम भी खा सकती हूँ। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, ये काव्या दी और ईशानी आपसे झूठ बोल रही है। बस कर बहू, बहुत हो गई तेरी नौटंकी। अरे तू मेरी बेटियों को मेरी नजरों में गलत साबित करना चाहती है, लेकिन झूठी तो तू है, नालायक कहीं की। ऊपर से अपनी माँ और मेरे बेटे की झूठी कस्में खाकर उनकी जान भी तो खतरे में डाल रही है। अरे एक पल के लिए तो मैं ईशानी पर विश्वास करने के लिए 100 बार सोचूंगी, लेकिन इस काव्या पर मुझे पूरा भरोसा है कि ये लड़की कभी झूठ नहीं बोल सकती। पर माँ जी, मैंने कहा ना, बस अब बहुत हुआ। अगर आइंदा से तूने मेरी बेटी के बारे में ऐसा वैसा कुछ भी कहा या मुझे भड़काने की कोशिश भी की, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ऊपर से मेरी नींद की तूने ऐसी की तैसी करके रख दी है, बेवकूफ कहीं की। अब चलो अंदर। रितु बहुत हैरान हो जाती है, और वो ये सारी बातें ऊपर जाकर निहार को बताती है। क्या यार रितु, क्यों दिमाग की दही कर रही हो? एक तो दिन भर किसी बेल की तरह मेहनत करो, और रात में नींद खराब करने के लिए तुम आ जाती हो। देखो, बेवजह उस ईशानी पर शक मत करो। चुपचाप तुम भी सो जाओ, और मुझे भी सोने दो। गुड नाइट। लेकिन निहार, कोई मुझ पर विश्वास ही नहीं कर रहा। खैर, मुझे क्या, जो गलती करेगा वही भुगतेगा। अब तक तो मैं ईशानी का भला चाह रही थी, लेकिन जिसका करो भला वही पकड़े गला। तो छोड़ो, मैं अब से उस पर ध्यान ही नहीं दूंगी। रेतु अब अपनी दोनों नंदों से काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि दोनों की दोनों दिन रात आराम ही फरमाती है। फिर एक रोज, चलो अच्छा है,
आज तो मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि काव्या दी सबके लिए नूडल्स बना रही है। लेकिन रसोई में जाने के बाद, हे भगवान, ये मेरी ही रसोई है ना, या फिर मैं किसी और की रसोई में आ गई हूँ। एक दिन में ही काव्या दी ने पूरी की पूरी रसोई बिगाड़ दी है। सारा सामान इधर उधर कर दिया है। ऊपर से उन्होंने कितनी गंदगी फैलाई है। मैंने तो सोचा कि आज मैं आराम करूंगी, लेकिन मेरी इस नालायक ननद ने मेरा काम तो और बढ़ा दिया। रितु अब पूरी रसोई को साफ करती है और उसके बाद रात में, रितु, कल मुझे छुट्टी है, तो मैं सुबह देर से उठूंगा। चलो ना, हम बाहर जाकर एक राउंड मार कर आते हैं। अरे बाबा, मुझे कहीं भी नहीं जाना है, क्योंकि आज मेरी बैटरी पहले ही डाउन हो चुकी है और ये सब कुछ काव्यादि के कारण हुआ है। अब इसमें काव्यादि का क्या कसूर है? उल्टा उन्होंने तो 2 घंटे तक मेहनत करके टेस्टी नूडल्स बनाए थे। अरे 2 घंटे लगाकर कोई नूडल्स बनाता है क्या? एक तो इतने से काम के लिए इतने सारे घंटे लगा दिए, ऊपर से रसोई गंदी की वो अलग बात। और दूसरी बात यह है कि उसके बाद उन्होंने कोई सफाई भी नहीं की, इसलिए मेरा 2 घंटे का काम और बढ़ गया। पूरी की पूरी रसोई मुझे ही साफ करनी पड़ी। और अब अगर मैं कुछ बोलूंगी तो माँ जी तो फिर से मुझे ही सुना देगी। अरे बाबा, अब काव्या दी हर रोज तो नहीं आती ना, कभी कभार ही आती है। अब जाने भी दो ना। अरे चुप रहो तुम्हें तो बस अपनी बहनें ही दिखाई देती है। बेबी की तो कुछ पड़ी ही नहीं है तुम्हें। अरे नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तुम तो रहने ही दो, ज्यादा नाटक मत करो। इतना कहकर रितु सो जाती है। फिर अगले दिन जब काव्या सबसे बड़ी बहन अपूर्वा और उसके बेटे क्रिश के साथ बात कर रही होती है, तभी, अरे वाह क्रिश बेटा, कितनी सुंदर ड्राइंग बनाई है तुमने। ऐसे ही पढ़ाई में भी ध्यान देना, क्योंकि खेल कूद और ड्राइंग ही सब कुछ नहीं होता। हाँ मौसी, चलो बाय, मैं जा रहा हूँ, मेरा कार्टून शुरू होने वाला है ना अभी। अच्छा बाबा, ठीक है, बाय। और बता काव्या, बाकी सब कहाँ है? ईशानी तो कॉलेज गई है, माँ मंदिर गई है, निहार ऑफिस गया है और रितु शायद छत पर कपड़े सुखा रही है। अच्छा, अब मायके गई है तो अच्छे से आराम कर ले, क्योंकि जब तू अपने ससुराल जाएगी तब वापस तेरा वही रूटीन शुरू हो जाएगा। हाँ दीदी, आपने सही कहा। वैसे ईशानी और मैं आपको बहुत मिस करते हैं। काश आप भी यहाँ पर होती, तो हम तीनों मिलकर कितना अच्छा वक्त गुजारते। वो तो है यार, पर अब मैं भी क्या करूं? क्रिश की स्कूल है, वरना मैं आ जाती वहां पर। हाँ दीदी, सो तो है। और कैसी है नई नवेली रितु? ठीक ही है। अब क्या ही बताऊँ आपको। क्यों, क्या हुआ है? अरे छोड़ो ना दी, बाद में बताऊंगी आपको, जब आप मिलोगी मुझसे। अच्छा बाबा, ठीक है। दोनों बहनों में हो रही ये बातचीत रितु चुपके से सुन लेती है। मुझे तो पहले यही लगा था कि यह ईशान ही सबसे नालायक है, पर यहाँ पर इन दोनों की बातें सुनकर तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि ये दोनों तो उससे भी ज्यादा नालायक है। सामने से कुछ और बनती है और पीठ पीछे कुछ अलग ही बनती है, दोगली कही की। फिर एक रोज रितु जानबूझकर दोपहर में किसी को बिना बताए सोनाक्षी के साथ बाहर कैफे चली जाती है। पर तुम किसी को कुछ बताकर क्यों नहीं आई? नहीं भाभी, अब क्या बताना उन लोगों को। एक तो दोनों नंदों ने मुझे सिरदर्द दे के रखा है, और ऊपर से मेरी वो चांडाल सास, वो दिमाग खाती है, वो अलग बात है। माँ और पापा ने तो मेरी एक गलत घर में शादी करा दी है। मुझे तो शुरुआत से ही तुम्हारी सास ठीक नहीं लग रही थी। और तो और वो निहार भी बस अपनी माँ का ही पक्ष लेता है। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। क्या मैं घर वालों से इस बारे में बात करूं? नहीं भाभी, अगर माँ पापा और कपिल भाई को इस बारे में कुछ भी पता चला तो वो तीनों खामखा परेशान हो जाएंगे, जो कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। पर रितु, तुम परेशान हो और ये बात तो उन्हें पता चलनी ही चाहिए ना। हाँ मैं परेशान हूँ भाभी, पर उम्मीद है कि मेरे नालायक ससुराल वाले एक ना एक दिन सुधर जाएंगे। और अब तो बस शुरुआत है,
आगे देखती हूँ ना, सब वैसा ही रहता है या कुछ बदल भी जाता है। देखो रितु, जो कुछ भी करो, लेकिन अपने आप को खुश रखो। जहाँ तुम्हारी खुशियाँ दाव पे लगे, वहां रहकर कोई फायदा नहीं है। हाँ भाभी, आपने सही कहा। और रही बात मेरी, तो मैं तुम्हारे लिए हर समय उपलब्ध हूँ। कोई भी बात हो, मुझे बेझिझक होकर कहना। हाँ भाभी, एक आप ही तो हो, मेरी फायर ब्रिगेड। आप ही मेरी जिंदगी में लगी हुई आग को बुझाती हूँ। और आपसे बात करके मेरा दिमाग बहुत शांत होता है। अरे एक तरफ हम दोनों ननंद भाभी हैं, जो एक दूसरे से इतना प्यार करती हैं, और एक तरफ मेरी नंदे हैं, जो एकदम जहरीली हैं। चलो अब छोड़ो ये सब, और हम दोनों कुछ खा पी लेते हैं। और हाँ, यहाँ से सीधा बाजार जाएंगे, क्योंकि आज वहां पर सेल लगी है, और कुछ अच्छा मिला तो खरीद भी लेंगे। क्यों? हाँ भाभी, ये प्लान तो एकदम मस्त है। रितु सोनाक्षी के साथ अच्छा समय बिताती है, जिससे वो बहुत खुश होती है। लेकिन घर आने के बाद, कहाँ पर थी तू बहू? बिना बताए कहाँ चली गई थी तू? अरे माँ जी, अब मुझे हर कोई काम करने से पहले आपकी अनुमति लेनी होगी क्या? रितु, माँ के साथ तमीज से पेश आओ। मैं तमीज से ही पेश आ रही हूँ दी। अब क्या मुझे बाहर जाने से पहले भी आपसे पूछना होगा क्या? हद है। अरे ऐसा तो नहीं है ना कि मैं कोई काम आधा अधूरा छोड़कर गई थी। सारे काम निपटा कर ही तो गई थी ना मैं बाहर। देख रही है ना तू काव्या, कैसे कैंची की तरह चलती है इसकी जुबान। बेशरम कही की। अरे आप लोगों से तो बात करना ही बेकार है माँ जी। मैं तो अपने कमरे में फ्रेश होने जा रही हूँ। इतना कहकर रितु अपने कमरे में चली जाती है। ये सब क्या था माँ? आप इसे अभी से काबू में रखो, कहीं ये लड़की हाथ से फिसल ना जाए, क्योंकि मुझे इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। वही तो मैंने सोचा था कि अपूर्वा दी और काव्या दी तो अपने अपने ससुराल चली गई है, तो जब मेरी भाभी आएगी तो मैं उनके साथ एकदम अपनी बहनों की जैसी रहूंगी। लेकिन यहाँ तो मेरी भाभी ही मेरी माँ को मेरे खिलाफ भड़काती रहती है। ना जाने कहाँ से पसंद कर लिया आपने ऐसी नक्चड़ी बहू। लेकिन अब देखना, मैं इसे इतना काबू में रखूंगी कि ये मुझसे बात करने से पहले 100 बार सोचेगी। बहुत हो गया इसका नाटक। हाँ माँ, और आप अगर ऐसा ही करोगी तभी जाकर रितु की अकल ठिकाने पर आएगी। अब काव्या और ईशानी मिलकर चंदा के मन में रितु के प्रति बुरी बुरी बातें भरने लगती है, जिससे चंदा का स्वभाव रितु की तरफ अब और भी ज्यादा सख्त होने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब रितु बाजार से घर लौट रही होती है, तभी वो मंगेश को किसी और लड़की के साथ कपल पार्क में देखती है। बाप रे, ये तो मंगेश है, ईशानी का बॉयफ्रेंड। लेकिन ये तो यहाँ कपल पार्क में किसी और लड़की को फूल दे रहा है। इसका मतलब ये ईशानी को धोखा दे रहा है। मुझे तो इसमें पहले से ही गड़बड़ लग रही थी। पर अब मैं क्या करूं? मैंने तो तय कर लिया था कि मैं अब इन सब में नहीं पड़ूंगी। पर ईशानी को ये बात बतानी भी उतनी ही जरूरी है। एक काम करती हूँ, इसका फोटो खींचकर ईशानी को दिखाती हूँ, वरना वो लड़की मेरी कोई बात नहीं मानेगी। रेतु अब बैग में से फोन निकालती है, और तभी ओ नो, मेरे फोन की बैटरी को भी अभी 1.5 होना था क्या? खैर, मैं अभी जाकर ईशानी को सारा सच बता देती हूँ। रेतु अब फौरन घर चली जाती है। अरे माँ जी, ईशानी कहाँ पर है? ईशानी और काव्या दोनों छत पर है, फोटोशूट कर रही है। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं अभी आती हूँ। फिर रेतु छत पर चली जाती है। अरे ईशानी, तुम यहाँ पर फोटोशूट कर रही हो और वहां पर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड मंगेश कपल पार्क में किसी और लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। अरे मैंने खुद देखा है उसे, वो तो किसी और लड़की को फूल दे रहा था। क्या? अब ईशानी तुरंत वहां से भागती है। अरे ईशानी, रुक तो, कहाँ जा रही है तू? देखा, उस रात तो आप दोनों मुझे झूठा ठहरा रही थी, लेकिन आज मंगेश की ये खबर सुनकर कैसे दौड़ी चली गई उसकी ये दीवानी। देखा ना आपने? अरे हटो यहां से। काव्या भी अब वहां से चली जाती है और वो भी ईशानी का पीछा करती है।
मेरा काम था कि ईशानी को सच पता कर उसे चौकन्ना ना करना, पर मुझे अब पूरी उम्मीद है कि इस बार मंगेश का सच जानकर ईशानी उसके साथ सारे नाते तोड़ देगी और अब से वो अकेले ही रहेगी, क्योंकि वो लड़का बिल्कुल सही नहीं है। अब ईशानी कपल पार्क पहुंचती है और वहां पर मंगेश को किसी दूसरी लड़की के साथ देखकर वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। अरे ईशु, तू इधर? धोखेबाज, बेवफा, बुज़दिल, अरे सत्यानाश हो तेरा मंगिया। इतना कहकर अब ईशानी मंगेश को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप जैसा कह रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। माना कि इस चिट्ठी में लिखी हुई हैंडराइटिंग मेरी हैंडराइटिंग से मेल खाती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये चिट्ठी मैंने ही लिखी है। खैर, अब ये सब तो ऊपर वाला ही जाने कि ये चिट्ठी आपने लिखी है या किसी और ने लिखी है। लेकिन फिलहाल के लिए हमें यह साफ पता चल चुका है कि इस चिट्ठी में लिखी हुई हैंडराइटिंग ईशा की हैंडराइटिंग बिल्कुल नहीं है। लेकिन सर, अगर अरमान ने भी ये चिट्ठी नहीं लिखी तो फिर किसने लिखी होगी? वही व्यक्ति जिसने ईशा को गायब किया है। हाँ, ईशा को अगर अपना घर छोड़कर जाना ही होता तो वो अपने मायके भी तो जा सकती थी ना। लेकिन नहीं, वो अपने मायके भी नहीं गई, और तो और वो ऊपर से चिट्ठी छोड़कर गई जिसमें उसकी लिखाई नहीं बल्कि किसी और की लिखाई है। इंस्पेक्टर की ये बातें सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर रात में, देख अरमान बेटा, मैंने तेरी पसंद का पुलाव बनाया है, खा लेना थोड़ा सा, वरना तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। नहीं माँ, मैंने चाय पी ली थी और वाकई में मुझे अभी बिल्कुल भूख नहीं है। लेकिन बेटा, चाय पी पी कर तुझे एसिडिटी हो जाएगी। ले, मुंह खोल, मैं खिलाती हूँ तुझे। नहीं माँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, आप रख कर जाइए। आपका मन रखने के लिए मैं थोड़ा बहुत खा लूंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। ठीक है बेटा, मैं तुझ पर जबरदस्ती नहीं करूंगी। जब जितना खाना है खा लेना और समय से सो जाना, और घबराना मत, मैं हूं तेरे साथ। हाँ माँ, मैं जानता हूँ। फिर बरखा वहां से चली जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बरखा के चिल्लाने की आवाज आती है। माँ, ये आवाज तो बाहर से आई है। फिर अरमान घर के बाहर भागता है। तभी वहां पर बरखा को छत से नीचे गिरकर मरा हुआ देखता है, और वो देखकर अरमान के होश उड़ जाते हैं। माँ, ये आपको क्या हो गया माँ? अभी कुछ देर पहले ही आप मुझसे मिलने आई थी, फिर अचानक से आप छत से कैसे गिर गई माँ? पुलिस की टीम आकर जांच पड़ताल शुरू करती है। और फिर अगले दिन, देखो अरमान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बरखा जी की मृत्यु एक हादसा ही है। कोई ऐसा ठोस सुराग नहीं मिला है। हो सकता है कि वो किसी काम से छत पर गई हो और उनका पैर फिसल गया हो। हाँ इंस्पेक्टर साहब, माँ की रोज की आदत थी, वो हर रात खाना खाकर छत पर कुछ देर टहलने जाया करती थी, और कल रात भी वो मुझसे बात करके छत पर गई होगी, जिसके बाद गलती से उनका पैर फिसल गया होगा। और फिर अपने आप को संभालो अरमान। कैसे संभालो इंस्पेक्टर साहब? पहले ईशा गायब हो गई और उसके बाद माँ भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई, और अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। एक पल में सब खत्म हो गया। देखो अरमान, आपको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो हम हरगिज नहीं कर सकेंगे, लेकिन हाँ, ईशा की तलाश अब भी जारी है और उम्मीद है कि वो जल्द मिल जाएगी। तुम बस अपनी उम्मीद मत हारना। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। अरमान की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फिर वो हेतल से मिलने जाता है, और तभी पिछले 15 मिनट से मैं घंटी बजा रहा हूँ, लेकिन मम्मी जी ने अभी तक दरवाजा नहीं खोला, और ना ही भाभी जी ने। पता नहीं क्या चल रहा है, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर अरमान एक और बार घंटी बजाता है, जिसके बाद हेतल दरवाजा खोल देती है। क्या हुआ मम्मी जी? पिछले 15 मिनटों से मैं घंटी बजाए जा रहा हूँ
और आपने अब जाकर दरवाजा खोला है। सब ठीक तो है ना? और भैया भाभी, वो दोनों कहाँ पर है? वो वो दोनों दरअसल बाहर गए हैं। थोड़ी देर में आते ही होंगे। मैं सोई हुई थी, इसीलिए दरवाजे की घंटी सुनाई नहीं दी। बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं मम्मी जी, बस थोड़ा उदास महसूस हो रहा था। उसके चलते मैं आपसे मिलने आ गया। सोचा कि आपसे और भैया भाभी से मिलकर मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। माँ के जाने के बाद घर तो और भी सुना हो गया है। अरे बंद कर अपना ये तमाशा। एक नंबर का हैवान आदमी है तू। एक तो पहले मेरी बेटी को गायब कर दिया और अब अपनी माँ को भी मार दिया। भगवान ही जाने आखिर तेरा मकसद क्या है। अरे क्या करना चाहता है तू? मम्मी जी, आप कैसी सोच रखती हो? अरे ये सब आपको शोभा देता है क्या? भला मैं अपनी माँ की जान क्यों लूंगा? और मैं बार बार आपको एक ही बात बोलकर थक गया हूं कि मैंने ना तो ईशा को गायब किया है और ना ही मेरी माँ को मारा है। प्लीज मम्मी जी, मुझ पर बेवजह इल्जाम लगाना बंद करो। इतना कहकर अरमान वहां से चला जाता है। बहुत जबान चलाता है ये। एक दिन इसकी अच्छे से कुटाई करूंगी। नालायक कहीं का। पुलिस अब ईशा की केस गहराई से जांचने लगती है। सर, हमने ईशा का फोन तो चेक किया, लेकिन उसका सोशल मीडिया अकाउंट नहीं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उसका सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर लूं। तो कुछ मिला क्या तुम्हें? हाँ सर, मुझे उसमें ये चैट्स मिले हैं। राजवीर नाम के किसी लड़के के साथ ईशा ने हाल ही में बातचीत शुरू की थी और उसकी बातचीत से ये साफ पता चलता है कि राजवीर ईशा को बहुत चाहता है और वो उससे मजाकिया अंदाज से बात करता था, जबकि ईशा की तरफ से हमेशा साधारण ही रिप्लाई होता था। और तो और उसने राजवीर को गायब होने के 3 दिन पहले ही बताया था कि वो उसके बात करने के तरीके को नापसंद करती है और अगर सही से बात करनी है तो ही बोलो, वरना मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। अच्छा, तो अब हमें इस राजवीर से मिलना होगा। इसका पता ढूंढ निकालो। ये हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। वो ना हो, जरूर इसी का हाथ होगा ईशा के गायब होने के पीछे। हाँ सर, मुझे भी अब यही लग रहा है। फिर जब इंस्पेक्टर अरमान को राजवीर के बारे में बताते हैं, तब उसे बहुत गुस्सा आता है। क्या? मेरी ही गलती है। मुझे ईशा का फोन चेक करते रहना चाहिए था, जिसके चलते मुझे राजवीर के बारे में पता चलता। लेकिन अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर इंस्पेक्टर उस राजवीर का पता ढूंढ कर निकालते हैं और वो उसके घर तक पहुंचते हैं। लेकिन वहां पर पहुंचते ही अरमान राजवीर को मारने लगता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को गायब करने की? बता कहां पर है मेरी ईशा? जल्दी बता, वरना मैं तुझे आज यहीं पर गाड़ दूंगा। अरमान, ये क्या तरीका है? हम हैं ना यहाँ पर। अपने गुस्से पर काबू रखो। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच में नहीं जानता कि ईशा कहाँ पर है। मैं तो कभी उससे मिला भी नहीं हूँ और हमारी तो बस सोशल मीडिया पर ही बातचीत हुआ करती थी। तेरी और ईशा की बातें पढ़ी है हमने। तू उसे चाहता था और ये बात साफ साफ समझ आती है तुम्हारे चैट्स पढ़ के। इसीलिए जो सच है उसे झुटलाना बंद कर दे राजवीर, वरना बहुत बुरा होगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये सच है कि मैं ईशा को थोड़ा थोड़ा चाहने लगा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। उसे मैंने आखिरी मैसेज उसके जन्मदिन पर किया था, लेकिन उसके बाद उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। देख राजवीर, इज्जत से पूछ रहा हूँ, बता दे कहाँ छुपा कर रखा है तूने ईशा को? अब तो 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है। इस बीच में मेरी माँ का भी देहांत हो गया। मैं कैसे जी रहा हूँ ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। इसीलिए मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। बता दे भाई, कहाँ पर है मेरी ईशा? मेरा यकीन करो अरमान, मैं पिछले 16 दिनों से इंदौर गया था और मैं कल ही वापस आया हूँ। मैं एक सिंगर हूँ और मैं कार्यक्रमों में गाता रहता हूँ। 1 मिनट, मैं आप लोगों को सबूत दिखाता हूँ। फिर राजवीर अपने कमरे में से टिकट्स लेकर आता है। ये देखिए, ये रही मेरी इंदौर जाने और आने की टिकट्स। मैंने एक बहुत ही बड़ी शादी में गाना गाया था। पूरे 2 हफ्तों की शादी थी और हर एक रस्म में मैं वहीं पर मौजूद था। अब और क्या सबूत दिखाऊं मैं आप लोगों को? अच्छा ठीक है, तुम्हारा इन सब में कोई हाथ नहीं है ऐसा तुम्हारा मानना है, लेकिन पुलिस की नजर अब तुम पर भी बनी रहेगी।
और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुमने इंदौर में बैठे बैठे ही किसी को कहकर ईशा को गायब करवाया हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हो सर? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं एक अच्छे परिवार का लड़का हूँ। अरे अच्छे परिवार के लड़के शादीशुदा औरतों के साथ इस तरह से बातें नहीं करते, समझे कि नहीं? इसलिए ये शरीफ होने का नाटक बंद करो। शांत रहो अरमान। खैर, जब तक हम ना कहें तब तक तुम्हें इस शहर से बाहर जाना मना है। लेकिन सर, मेरे तो शोज रहते हैं। तो फिर कोई बात नहीं, कुछ दिन काम से ब्रेक ले लो या फिर इसी शहर में शोज करो। लेकिन जब तक ईशा नहीं मिल जाती तब तक तुम कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि बाकी लोगों से ज्यादा अब हमें तुम पर शक है। ठीक है सर, जैसा आप कहो। राजवीर इंस्पेक्टर की बात मान लेता है और आगे की तलाशी जारी रहती है। ऐसे ही एक दिन पड़ोसी नीरज अरमान से मिलने आता है। अरे नीरज, तुम यहाँ पर? हाँ अरमान, मैंने सोचा कि तुम अकेले रहोगे, इसलिए तुमसे मिलने आया हूँ। अच्छा किया जो तुम चले आए। फिर अरमान और नीरज साथ बैठकर चाय पीते हैं। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरे मोहल्ले में सूनापन छा चुका है, और खास करके मेरे घर पर मैं अकेला ही रहता हूँ। और आंटी और ईशा भाभी के होने से मुझे किसी चीज की कमी ही महसूस नहीं होती थी। अगर कुछ अच्छा बना तो आंटी जी या भाभी आकर मुझे दिया करती थी। मुझे उनके साथ परिवार जैसा ही लगता था। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा परिवार ही खत्म हो गया है। मैं समझ सकता हूँ नीरज, लेकिन तुम चिंता मत करो अरमान। ईशा भाभी एक ना एक दिन वापस जरूर आएगी। पुलिस उन्हें ढूंढ ही निकालेगी, देखना तुम। हाँ भाई, अब यही उम्मीद है। अरमान जो इतने दिनों से ऑफिस नहीं जा रहा था, अब वो वापस ऑफिस जाने लगता है। और ऑफिस में उसकी सहेली चाहत उसे इतने दिनों बाद देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरमान, तुम ठीक तो हो ना अभी? हाँ चाहत, तुमसे इतने दिनों बाद मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे मैं गाँव गई थी, 2 दिन पहले ही आई हूँ, और तब जाकर पता चला कि भाभी लापता है और साथ ही आंटी जी का भी देहांत हो गया है। मैंने प्रार्थना की है अरमान, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुक्रिया चाहत। चलो, आज ऑफिस के बाद हम दोनों तुम्हारे पसंदीदा कैफे में जाएंगे। वहां पे जाके तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है चाहत, हम जरूर चलेंगे। फिर चाहत और अरमान दोनों ऑफिस के बाद कैफे चले जाते हैं और अरमान अब थोड़ा बेहतर महसूस करने लगता है। लेकिन उतने में वहां से गुजर रही हेतल अरमान और चाहत को साथ देखकर बहुत गुस्सा होती है। इसकी तो ऐसी की तैसी, अब इसकी अकल मैं ठिकाने लाती हूँ। फिर हेतल कैफे में जाकर अरमान को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। ये क्या है मम्मी जी? आपने मुझे क्यों मारा? क्यों बार बार मुझ पर आप इतनी खुन्नस निकालती हो? अरे बेशरम आदमी, यहाँ पर मेरी बेटी लापता है, तेरी माँ मर चुकी है, और तू तू यहाँ कैफे में इस लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। छी, कितना घटिया इंसान है तू। अरे नहीं आंटी जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अरमान तो मेरे भाई जैसा है। अरे चुप हो जा तू। मुझे तो लगता है कि इस लड़की के चक्कर में पड़कर ही तूने मेरी बेटी को गायब किया है, ताकि ये तेरी जिंदगी में आ सके। अरे ये घटिया काम करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? बकवास बंद कीजिए मम्मी जी। मेरे और चाहत का रिश्ता एक भाई बहन के जैसा है, इसलिए आप मुझ पर कोई भी लांछन मत लगाइए। अरे सच्चाई को कब तक छुपाओगे? एक ना एक दिन तो सबके सामने आकर ही रहेगी। तो फिर आने दो, मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। फिर हेतल वहां से चली जाती है, लेकिन उसका पर्स वही गिर जाता है। अरे अरमान, तुम्हारी सास का पर्स तो यहीं पर छूट गया। जाओ, जाकर उन्हें ये पर्स लौटा दो। रहने दो चाहत, मुझे तो अब मम्मी जी की शक्ल भी नहीं देखनी। बस बहुत हो गया उनका। मैं जानती हूँ अरमान कि तुम बहुत गुस्सा हो, लेकिन हो सकता है ना कि इस पर्स में आंटी जी का कोई जरूरी सामान हो, इसलिए प्लीज जाकर उन्हें ये लौटा दो। इस तरह से चाहत के कहने पर अरमान हेतल के घर उसको पर्स लौटाने जाता है, लेकिन तभी वो खिड़की से देखता है कि हेतल एक बड़े से बैग को कमरे में रख रही है।
इतना बड़ा बैग, लेकिन इसमें क्या हो सकता है? और मम्मी जी इसे ऐसे छुपा क्यों रही है? अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अरे लेकिन अचानक से तू यहाँ पर सामान लेकर कैसे आ गई? तेरे घर पे सब ठीक तो है ना? अरे हाँ बाबा, सब कुछ ठीक है। वो मेरे घर वाले बाहर जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, इसीलिए मैंने ये सोचा अकेले रहने से अच्छा मैं यहीं पर आप लोगों के साथ रह लूं और उसी बहाने तेरा साथ भी मिल जाएगा मुझे। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ बाबा। अरे कोई बात नहीं बेटा, आ जा। और अच्छा ही किया जो तू यहाँ पर चली आई, क्योंकि आजकल अकेला रहना किसी खतरे से खाली नहीं है। हाँ आंटी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और अब मुझे घर में ज्यादा बोर नहीं होगा। भाभी तो अपने कामों में ही उलझी रहती है, इसीलिए वो मुझे ठीक से समय ही नहीं दे पाती। लेकिन तुम्हारे साथ बहुत मजा आता है और अब जब तुम यहाँ पर आ गई हो तब हम दोनों मिलकर खूब मजे करेंगे। चलो हम दोनों साथ में फिल्म देखते हैं। अरे क्या तू भी महक बेटा, वो बेचारी अभी अभी आई है और तू उसे अपने साथ टाइम पास करने लगा रही है। जरा शांत बैठ। और प्रिया बहू, जा बेटा, जाकर अंजलि के लिए नाश्ता बना दे। अरे नहीं प्रिया, तू मेरे लिए कोई दिक्कत मत ले, मैं खुद अपने लिए बना दूंगी, लेकिन बाद में। और अभी के लिए तू मेरे साथ आकर बैठ। ठीक है अंजलि। फिर अगली सुबह प्रिया के उठने से पहले ही अंजलि उठ जाती है और वो पूजा करते हुए आरती गाती है। अरे वाह अंजलि बेटा, क्या बात है, इतनी सुंदर आरती गाई तूने। हाँ अंजलि बेटा, तुम्हारी आवाज तो बहुत मधुर है। वैसे बहू तो रोज ही आरती करती है, लेकिन आज तुम्हारी आरती सुनकर मानो मन एकदम प्रसन्न हो गया है। बहुत खूब बेटा। शुक्रिया अंकल आंटी। अरे अंजलि, आज से पहले तो मैंने कभी तुझे आरती गाते हुए देखा भी नहीं है, तो फिर आज अचानक से तूने कैसे गा लिया? बस यूं ही प्रिया, मन किया तो आरती कर दी। वैसे भी मैंने किया या फिर तूने किया, एक ही बात है ना। हाँ अंजलि, वो तो है, और अच्छा ही किया जो तूने आरती कर दी। अब अंजलि को प्रिया के ससुराल में उसके जैसे बनकर काम करना और सबका दिल जीतना अच्छा लगने लगता है। फिर एक दिन, अरे प्रिया, वंदना आंटी का फोन आया था, शायद उन्हें कुछ तुझसे काम होगा, एक बार उन्हें कॉल करके देख ले। ऐसा है क्या? अरे लेकिन मुझे तो उनका कोई फोन ही नहीं आया। अरे शायद तेरा फोन नहीं लग रहा होगा, इसीलिए उन्होंने मुझे कॉल किया। अच्छा। फिर प्रिया अपनी माँ को कॉल करती है, लेकिन वो फोन ही नहीं उठाती। अरे अंजलि, मैंने माँ को 2 बार कॉल किया, लेकिन वो है कि फोन ही नहीं उठा रही। अब मैं क्या करूं? अरे लेकिन ऐसा तो कभी नहीं होता प्रिया, क्योंकि आंटी हर बार तेरा फोन उठा लेती है। हाँ ना यार, वही तो मैं भी सोच रही हूँ। तू एक काम कर, घर जाकर देख ले कि आखिर बात क्या है। ना जाने क्यों, लेकिन मेरा जी बड़ा घबरा रहा है। लेकिन अंजलि, अरे क्या लेकिन लगा के बैठी है तू, इतनी पागल लड़की है। जा और जाकर देख ले कि घर पे सब ठीक है कि नहीं। ठीक है अंजलि, मैं एक बार घर होकर आती हूँ, क्योंकि तुम्हारे कहने से मेरा जी भी बहुत घबरा रहा है। फिर अंजलि के कहने पर प्रिया अपने मायके चली जाती है। मैंने तो जानबूझकर प्रिया को उसके मायके भेज दिया, ताकि अब मैं धर्मेंद्र अंकल को हॉस्पिटल लेकर जाऊं। मुझे तो पहले से ही पता था कि आज उनकी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है। फिर धर्मेंद्र हॉस्पिटल जाने के लिए प्रिया को आवाज लगाने लगता है। बहू, अरे प्रिया बहू, कहाँ रह गई तुम? हमें आज हॉस्पिटल जाना है। याद तो है ना तुम्हें कि आज मेरी अपॉइंटमेंट है? तभी वहां पर अंजलि आती है। अरे अंकल जी, वो प्रिया तो अपने मायके चली गई है। कुछ काम है क्या आपको? क्या, मायके चली गई? लेकिन क्यों बेटा? ऐसे ही गई है वो, कोई वजह नहीं बताई। बहू इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? अरे आज मेरी अपॉइंटमेंट है और वो बिना बताए अपने मायके चली गई।
आखिर ये क्या बर्ताव है? अरे बाप रे, आज आपकी अपॉइंटमेंट है? ठीक है अंकल, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ चलती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम इतनी दिक्कत क्यों ले रही हो? ओफो अंकल, अब इसमें कैसी दिक्कत? आप तो मेरे पिता के समान हो, इसलिए कह रही हूँ कि हम दोनों साथ चलते हैं। और आपकी फाइल दीजिए मुझे, तब तक मैं कैब बुक कर लेती हूँ। ठीक है बेटा, एंड थैंक यू सो मच, तुम सच में बहुत अच्छी हो। थैंक यू अंकल। फिर अंजलि धर्मेंद्र को हॉस्पिटल लेकर जाती है और शाम में जब प्रिया वापस ससुराल आती है तभी, अरे प्रिया बहू, तुम्हें मैंने पहले ही कहा था ना कि जब मैं अपनी सहेली के घर जाऊंगी तब तुम अपने पापा जी को लेकर हॉस्पिटल जाना। तो फिर तुम बिना बताए अपने मायके कैसे चली गई? आखिर तूने ऐसा क्यों किया? और वो तो अच्छा है कि घर में अंजलि थी, वरना आज धर्मेंद्र जी हॉस्पिटल ही नहीं जा पाते और फिर अगले अपॉइंटमेंट की राह देखनी पड़ती। अरे माँ जी, मैं वहां पर जानबूझकर नहीं गई थी, मुझे माँ का फोन आया था और जब मैंने उसे वापस फोन किया तब वो फोन ही नहीं उठा रही थी, इसलिए मुझे घबराहट होने लगी और मैं उससे मिलने चली गई। लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि घर पे सब कुछ ठीक है। लेकिन प्रिया, जब तुझे पता था तो तू रुक जाती ना, अंकल की अपॉइंटमेंट ज्यादा जरूरी थी ना। लेकिन अंजलि, तू ऐसे कैसे बोल सकती है? अब जाने दो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना और अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाना बहू। जी माँ जी, समझ गई मैं। फिर रात में वैसे तो हर रोज प्रिया सागर को कॉफी देती है, लेकिन उस दिन प्रिया से पहले अंजलि ही सागर को कॉफी दे देती है और वो उससे बातें करने लग जाती है। और बताओ सागर, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? अच्छा था अंजलि, बस थोड़ा सा हेक्टिक था, पर नो प्रॉब्लम। तुम बताओ। मेरा तो आज का दिन एकदम बढ़िया था। उन दोनों को बातचीत करते हुए प्रिया देख लेती है 10 मिनट से 40 मिनट हो जाते हैं, पर अंजलि वहां से उठकर जाने का नाम ही नहीं लेती। ये अंजलि तो कितनी देर से बात कर रही है, लेकिन अभी तक इसकी बातें खत्म ही नहीं हो रही और ये सागर भी नहीं उठ रहा। सच में दिन ब दिन इस अंजलि का कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहा है। इस तरह से अंजलि का ज्यादा ही प्रिया के ससुराल में घुसना प्रिया को अब काफी खटकने लगता है। फिर एक रात जब प्रिया पानी पीने उठती है तभी वो देखती है कि अंजलि और महक दोनों बाहर से आ रही है। अरे अंजलि, महक, तुम दोनों यहाँ पर? इतनी रात गए कहाँ पर गए थे दोनों? अरे भाभी, हम दोनों तो बाहर वॉक करने गए थे, फिर लगे हाथ आइसक्रीम भी खाकर आ गए हैं। हमें तो बहुत मजा आया, आज का मौसम भी काफी अच्छा है। हाँ प्रिया, हमने तो बहुत मजे किए और काफी फोटोज भी खींच ली। वाह जी वाह। अरे अंजलि, तुम मेरी सहेली है या इस महक की? मुझे अकेले छोड़कर तुम मेरी ही ननद से दोस्ती करने लगी है। अब ये क्या बात हुई भला? अरे यार, मैंने तो ये सोचा कि सागर ऑफिस से आया है तो तू उसके साथ वक्त बिता रही होगी, इसीलिए मैंने तुझे पूछना जरूरी ही नहीं समझा। माफ करना यार, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम सब साथ में ही चलेंगे। कोई बात नहीं, अगली बार से मुझे भी लेकर चलना, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ठीक है बाबा, याद रहेगा। फिर एक दिन जब घर में पूजा होती है तभी, ये लो बहू, ये नारियल जाकर घर के पूजा घर में रख दो, उसके बाद दीप प्रज्वलित कर देना। ठीक है पंडित जी। ओफो अंजलि, पंडित जी ने बहू को कहा है और तुम इस घर की बहू थोड़ी ना हो। अरे पर ला, दे मुझे। ठीक है प्रिया, ये ले। फिर प्रिया अंजलि के हाथ से वह नारियल लेकर पूजा घर में रख देती है और वहां पर दिया प्रज्वलित करती है। फिर बाद में, अरे प्रिया, शायद अंजलि का मूड थोड़ा सा ऑफ हो चुका था, तुमने उससे वो नारियल ले लिया ना, उसके कारण उसे बुरा लग गया होगा शायद। अरे बुरा लगा है तो लगने दो, अब मैं भी क्या करूं सागर? पंडित जी ने साफ साफ कहा था कि बहू नारियल रखेगी, लेकिन उसने उसके बावजूद भी
वो नारियल ले लिया। अरे वो यहाँ पर रहते हुए ये कैसे बोल सकती है कि वो इस घर की बहू नहीं है, बल्कि मेरी सहेली है। अंजलि थोड़ी देर के लिए तो चुप रहती है, फिर बाद में वो वापस से ठीक हो जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद अंजलि के घर वाले वापस आने पर वो अपने घर चली जाती है। अरे प्रिया भाभी, ये पराठे इतने फीके फीके से क्यों लग रहे हैं, और इनमें वो स्वाद नहीं है जो अंजलि के पराठों में होते थे। देखो महक, इतना भी ज्यादा नमक सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और अंजलि पराठों में हद से ज्यादा नमक डालती थी, और तुम नमक की सबसे बड़ी शौकीन हो। माँ जी, अब आप ही समझाइए इसे। हाँ महक बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। अरे खाने के पदार्थ में नमक मत डाला कर। तुझे अभी तो बहुत मजा आएगा, लेकिन बाद में तेरी तबीयत पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। ठीक है माँ, लेकिन कुछ भी बोलो, जब अंजलि इस घर में होती थी तब घर में अलग ही रौनक होती थी। ये महक तो एक नंबर की पागल है। अंजलि तो अपने घर चली गई है, लेकिन इसकी जुबान पर हर वक्त बस उसी का नाम होता है। उसका नाम सुन सुन के तो मैं पक गई हूँ। प्रिया के ससुराल से जाने के बाद भी अंजलि अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। फिर एक रात जब प्रिया सागर का फोन चेक कर रही होती है, तभी पर ये क्या है सागर, अंजलि के इतने कॉल्स, वो भला तुम्हें इतना कॉल क्यों करती है? अरे यार प्रिया, अब मैं भी क्या करूं, मैं भी उससे बहुत परेशान हो चुका हूँ। वो कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रही है मेरे। मैं मीटिंग में रहूं या किसी और काम में, लेकिन वो तो मुझे कॉल कर करके मेरा दिमाग खाती रहती है। हे भगवान, किसी की जिंदगी में घुसकर दखल अंदाजी करने की भी हद होती है। कितनी बेवकूफ लड़की है ये। देखो प्रिया, वो तुम्हारी पक्की और इकलौती सहेली है, इसीलिए मैं उसे इज्जत देता हूँ और उसके ये सारे नखरे भी सहन करता हूँ। लेकिन अगर उसकी जगह पर कोई और होता तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। देखो सागर, तुम्हें अब से उसका फोन कॉल उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे उस नालायक को तो कुछ अकल ही नहीं है कि सामने वाला जॉब पर है, काम में हो सकता है, लेकिन उसे तो बस अपनी मन की ही करनी होती है। ठीक है प्रिया, जैसा तुम कहो, लेकिन एक बात है, इतने लोग देखे हैं मैंने जिंदगी में, लेकिन अंजलि अलग ही है। तुम्हारी शादी होने के बाद भी वो तुम्हारे ससुराल में आकर ऐसे जताती है जैसे मानो ये उसी का ससुराल है। हाँ सागर, तुमने बिल्कुल सही कहा, और उसके नाटक तो और ज्यादा ही बढ़ने लगे हैं। लेकिन अब बस, बहुत हुआ। मैं उसे यहाँ आने से सीधे मना कर दूंगी। फिर ऐसे ही एक रोज जब घर पर सविता का भाई और भाभी आते हैं, तभी प्रिया बाहर गई होती है और उसी दौरान अंजलि वहां पर आती है। अरे सविता आंटी, आप यहाँ पर रसोई में काम क्यों कर रही हो? क्या हुआ है? और ये मेहमान कौन है? अरे अंजलि, ये मेरे भाई और भाभी है। बहू तो घर पर है ही नहीं ना, इसीलिए सारा नाश्ता मुझे ही बनाना पड़ रहा है। अरे रे रे रे, ये प्रिया भी ना, सच में जब भी उसकी जरूरत होती है तभी वो घर पर नहीं रहती। वही तो। लेकिन कोई बात नहीं आंटी, आप हॉल में जाकर उनसे बातचीत कीजिए, तब तक मैं नाश्ता तैयार कर देती हूँ। आप जाइए। ठीक है अंजलि बेटा, और धन्यवाद। फिर अंजलि जल्दी से नाश्ता बना देती है और सही समय पर मेहमानों की अच्छे से खातिरदारी भी करती है, और वो लोग भी वहां से खुशी खुशी चले जाते हैं। फिर प्रिया के घर आने के बाद उसे ये सारी बातें पता चलती है। क्या मामा जी और मामी जी आए थे? तो फिर वो दोनों रुके क्यों नहीं? अरे 2 घंटे बाद उनकी ट्रेन है ना, इसीलिए वो चले गए। यहाँ से स्टेशन तक पहुँचने में उन्हें 1 घंटा लगेगा। लेकिन बहू, तू बिन बताए कहाँ पर चली गई थी? आज अगर यहाँ पर अंजलि नहीं होती तो ना जाने में सब कुछ कैसे संभाल पाती। भैया और भाभी को तो बहुत भूख लगी थी, फिर अंजलि ने ही फटाफट नाश्ता बना दिया। अरे बाप रे, माफ कीजिए माँ जी, मैं वो पड़ोस वाली शीना के साथ शादी की खरीदारी करने गई थी। उसे मेरी चॉइस बहुत पसंद है ना, इसीलिए वो अपने साथ मुझे भी लेकर चली गई, और मेरा फोन तो बैग में था ना, इसीलिए मेरा ध्यान ही नहीं गया।
अब ये क्या भला बात हुई प्रिया? अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान दे, ना कि बाहर के कामों में। वो तो अच्छा है कि मैं तेरी सहेली हूँ। क्यों सविता आंटी? हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। अंजलि के इस बर्ताव के कारण प्रिया को बहुत गुस्सा आता है। इस अंजलि का तो कुछ करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे ये भूलती जा रही है कि ये कौन है, इसीलिए इसे इसकी जगह दिखानी ही पड़ेगी। सहेली है तो सहेली ही बनाकर रखूंगी। मैं ही बेवकूफ थी जो एक सहेली को घर का सदस्य बना बैठी। लेकिन आज मेरी उन्हीं गलतियों के कारण ये सब हो रहा है। पर अब और नहीं, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।